हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में। हमने अब तक सोर्सेज देख चुके हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन देख चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो रहता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है अपना, वो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैदिक एज। वैदिक सभ्यता या वैदिक एज का मतलब जो है वो वेदों से रिलेटेड रहता है। वेद हम अपने सोर्सेज में देख चुके हैं क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं है। तो वैदिक सभ्यता जो है वो वेदों से रिलेटेड है। तो जो इसके संस्थापक थे इस सभ्यता के, उसको ऋग्वेद में, जो हम यहाँ पे वेदों की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्य या आर्यास। इंग्लिश में बोले तो आर्या। आर्य का अर्थ क्या होता है ये अपन देख लेते हैं, ये कौन सी भाषा से आया है। तो आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। और इसका जो अर्थ होता है संस्कृत भाषा में, आर्य का अर्थ होता है सुसंस्कृत, कुलीन, और या फिर आप इसको श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। ये संस्कृत भाषा में आर्य का मतलब होता है सुसंस्कृत, कुलीन और श्रेष्ठ। अब आर्य के मूल निवास के बारे में बात कर लेते हैं कि मूल निवास के बारे में हम बात करते हैं इनकी थोड़ी सी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मूल निवास कहाँ से किसने क्या माना है। तो अलग अलग जो हिस्टोरियन थे उनका अलग अलग मानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आपके मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब कि मिडल एशिया से जो थे वहाँ से आए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आते हैं। इनका मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल से आए थे। ये बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि नॉर्थ पोल से आए थे। इसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती। इनका मानना था कि ये तिब्बत से आए थे। ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है कि मोस्ट ऑफ कुछ अलग मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं, पर जो हम सबसे बढ़िया मानते हैं, जो थ्योरी मानी गई है, वो मैक्स मूलर की मानी गई है कि ये मध्य एशिया से आए थे। ये चीज़ हमने मान ली गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेदों की बात की गई है। वैदिक सभ्यता जो है वो वेदों से रिलेटेड है। इस टाइम पे वेद लिखे गए थे, तो इसलिए हम इनको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो इसके बाद इसकी जो चीज़ आती है वो आती है कि यहाँ पे ऋग्वेद में हम बात कर रहे थे। तो ऋग्वेद में या ऋग्वेद के 7वां जो मंडल है, आप ध्यान रखिए, 7वां जो मंडल है यानी 7वां जो चैप्टर है, मंडल मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है होते हैं। तो 7वां जो मंडल है वहाँ पे 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राज्य युद्ध इंग्लिश में बैटल ऑफ 10 किंग। बैटल ऑफ 10 किंग किस किस के बीच हुआ था ये अपन देख लेते हैं। तो ये एक जगह था राजा सुदास और दूसरी जगह थे 10 राजा। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये आपका 10 राज्य के युद्ध होता है, जिसको ऋग्वेद के 7वें मंडल में कहा गया है। तो राजा सुदास जो था ये भरतवंश का था, और यहाँ पे इसकी राजा सुदास की जो है वो जीत होती है और उसी के नाम पे भारत पड़ता है। और ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी का जो आजकल का नाम है वो हम मानते हैं रावी नदी। रावी नदी के किनारे ये लड़ा गया था। तो इसमें राजा सुदास जो है वो विजयी हुआ था और उसी के नाम पे आगे चल के ये भारत नाम पड़ा इसका। तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में कंसिडर किया है कि 10 राज्य युद्ध कहाँ पे है।
तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दशराग्य युद्ध किसके बीच में हुआ था और कौन से मंडल में है, कौन से वेद में है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट, वो आता है वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक पहला ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, ये हम दो पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। तो ऋग वैदिक सभ्यता में क्या था? ऋग वैदिक सभ्यता में था वेदों का निर्माण। जो वेद लिखे गए थे वो उस काल को हम ऋग वैदिक काल मानते हैं। और उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या कंसिडर किया जाता है? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों का निर्माण जिस काल में हुआ उसको हम उत्तर वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1500 से 1000 BC तक रहता है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड हम मानते हैं वो 1000 से 600 BC तक का मानते हैं। ये नॉर्मल बातें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक में क्या चलता है और उत्तर वैदिक में क्या चलता है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो ऋग्वैदिक में हम सबसे पहले देखते हैं सोसाइटी में क्या होता है इसके ऋग्वैदिक काल के सोसाइटी में। तो ऋग्वैदिक काल के सोसाइटी में 4 वर्ण होते हैं। हम ये 4 वर्ण पढ़ चुके हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आपके शूद्र। ये 4 वर्ण हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में जो बात है ये डिवाइडेड बाय वर्क से डिवाइड किए गए हैं। मतलब कि आप कौन से वर्क में करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण या आपकी कास्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट कर दिया जाता है। अगर आप पढ़ाने में अच्छे हो तो आप ब्राह्मण कंसिडर कर लिए जाओगे, लड़ने में अच्छे हो तो क्षत्रिय, व्यापार करने में अच्छे हो तो वैश्य और कुछ नहीं कर सकते हो तो शूद्र। इसके बाद यहाँ पे उत्तर वैदिक सभ्यता में आते हैं। तो इसमें भी जो सोसाइटी है वो 4 वर्णों में विभक्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वही 4 वर्ण इसमें हैं, वैश्य और शूद्र, वही 4 वर्ण इसमें हैं। पर ये आपके हो जाता है अकॉर्डिंग टू बर्थ। अब यहाँ पे बाय बर्थ जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण। कास्ट सिस्टम यहीं से लगभग शुरू होता है कि अकॉर्डिंग टू बर्थ इसके बाद हो जाता है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को शिक्षा की अनुमति यहाँ पे दी थी। यहाँ पे होती है महिलाओं को शिक्षा की अनुमति और यहाँ पे इनको मना कर दिया जाता है कि नहीं आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी मिलता है। जीवन साथी चुनने का, आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार यहाँ पे है। और यहाँ पे इनको मना कर दिया जाता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल और यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे हम 2 चीज़ों में देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं बाल विवाह की। उसके बाद यहाँ पे हम बाल विवाह की कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाल विवाह नहीं होते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये स्टार्ट हो जाते हैं बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज। यहाँ पे हम देखते हैं पर्दा प्रथा जो है वो यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे ये आके शुरू हो जाती है पर्दा प्रथा जो है।
उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं छुआछूत, टचेबिलिटी की बात जो हम करते हैं वो यहाँ पे नहीं है, और इस टाइम पे भी ये चीज़ जो है वो यहाँ पे भी नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। इस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? तो इस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में पशुपालन जो था वो इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता था, और कृषि जो थी, एग्रीकल्चर जो था वो सेकंड टर्म पे आता था। जबकि यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आप देखें तो कृषि इम्पोर्टेंट हो गई है, और जो पशुपालन है, जो पशुओं को पालने की काम है, वो सेकंड नंबर पे आ गया है। यहाँ पे आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हम गाय को मानते हैं। ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाती थी, और गाय को अघन्य कहा जाता था, जिसका मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड। नॉट टू बी किल्ड मतलब कि आप गाय को नहीं मार सकते थे। अगर आप गाय को मार रहे हो तो आपको देश निकाला तक दे दिया जाता था। तो ये नॉट टू बी किल्ड कंसिडर की जाती थी। यहाँ पे संपत्ति के रूप में, ऋग्वैदिक काल में संपत्ति के रूप में जो है वो गाय कंसिडर की जाती थी, या गाय को ही संपत्ति माना जाता था। मतलब कि इस टाइम पे जिसके पास जितनी गाय हैं वो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता था। इकोनॉमी की बात आती है, और यहाँ पे जो आपका गांव था, जन का मुखिया जो है, जन का मुखिया उसे गोपति कहा जाता था। जन के मुखिया को गोपति कहा जाता था। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि कृषि जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई है, पशुपालन सेकंड नंबर पे आ गया है। उसके बाद जो आपकी चीज़ रहती है वो आती है, अब आप यहाँ पे देखिए कि एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट हो गई। तो एग्रीकल्चर हमें कहाँ करना है? एग्रीकल्चर के लिए हमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? तो वो आपके आ जाती है भूमि की, यानी कि लैंड की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में लैंड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। और यहाँ पे जो संपत्ति है आज के टाइम की तरह भूमि को ही कंसिडर किया जाता है। संपत्ति जो है भूमि को ही कंसिडर किया जाता है। और इस टाइम पे जो गांव का जो मुखिया होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भूपति। देखिए यहाँ पे गाय इम्पोर्टेंट थी, इसलिए गोपति, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो मुखिया कंसिडर कर लिया जाता था। यहाँ पे लैंड इम्पोर्टेंट हो गई है, इसलिए भूपति, जिसके पास ज़्यादा लैंड होगी उसे ही गांव का मुखिया मान लिया जाता था। इसके बाद हम ये आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता, और इसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता यहाँ पे हम वापस देखते हैं। इसके बाद हम इनकी पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, दोनों साइड की, कि क्या कंसिडर किया जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले राजा की बात करते हैं। तो यहाँ पे राजा इलेक्टेड होता था, और यहाँ पे हेरिडिटरी यानी कि आनुवंशिक कंसिडर किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था वो आनुवंशिक होता था, और ऋग्वैदिक काल में चुना जाता था। ऐसा नहीं है कि भी राजा का बेटा राजा होगा। ऋग्वैदिक काल में अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप भी राजा बन सकते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये आनुवंशिक हो गया था। सॉरी, सभ्यता नहीं है यहाँ पे, ये उत्तर वैदिक काल है, एज है, ये ऋग्वैदिक काल है। ओके, सॉरी फॉर दैट। आनुवंशिक होता था यहाँ पे, राजा जो था वो आनुवंशिक कंसिडर किया जाता था। यहाँ पे दो समितियाँ होती थी, जैसे आज अपने राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरीके से यहाँ पे सभा और समिति करके दो संस्थाएं होती थी, और इनमें महिलाओं को अनुमति थी, महिलाओं को आने की अनुमति थी, दोनों में आने की अनुमति थी। यहाँ पे भी ये दोनों अभी तक चल रही थी, सभा और समिति, पर इन दोनों में
महिलाओं को आने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई थी। महिलाओं को अनुमति नहीं, महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी यहाँ पे। जबकि आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था, तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं को अनुमति थी वो दी जाती थी कि हाँ आप आइए। सभा आप एक तरह से समझ लीजिए कि जो सिलेक्टेड लोग होते थे उनकी समिति संस्था थी, और जो समिति जो थी वो बहुत लोकल संस्था थी। एक तरह से समझिए कि सभा जो है वो आज की राज्यसभा के जैसे है, और समिति जो है वो आज के लोकसभा के जैसे काम करती थी। इसके बाद जो है हम बात करते हैं रिलीजन की, यानी कि धर्म की बात करें तो यहाँ पे लोग थोड़े भौतिकवादी भी थे, प्लस यज्ञ वगैरह भी करते थे। और यहाँ पे भी लोग वही भौतिकवाद यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, धर्म में भौतिकवाद ज़्यादा हो गया था, प्लस यज्ञ की जगह कर्म कांड ज़्यादा आ गए थे। कर्मकांडी लोग ज़्यादा हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ वगैरह है वो एक सिंपल आदमी भी कर सकता था, पर उत्तर वैदिक काल में आते आते जो पुरोहित थे, उन जो ब्राह्मण समाज था या जो पुरोहित थे वो इसको अवॉइड करने लगे और कहने लगे कि नहीं ये काम हम ही करेंगे। जो यहाँ पे कर्मकांड थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे जो भगवान आपके कंसिडर किए जाते थे वो होते थे इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था, युद्ध का देवता माना जाता था। उसके बाद अग्नि को मनुष्य व देवताओं के मध्य संबंध बनाने वाला जाना जाता था कि आप यज्ञ वगैरह में कुछ भी आहुति वगैरह दे रहे हो तो वो सीधा भगवान के पास जा रही है। और इसके बाद यहाँ पे आता था वरुण। इसको पानी का देवता माना जाता था। ये यहाँ पे कुछ भगवान हैं ऋग्वैदिक काल के जिनको हम मानते थे उस टाइम पे। यहाँ पे जो भगवान मेनली आ जाते हैं वो प्रजापति, उसके बाद महेश, उसके बाद रुद्र, ये तीन मेन आ जाते हैं। तो प्रजापति जो थे वो क्रिएटर लाइफ के समझे जाते थे कि क्रिएटर हैं। महेश जो हैं वो ऑपरेटर समझे जाते थे। और रुद्र जो है वो डेस्ट्रॉयर समझे जाते थे कि ये आप कुछ भी गलत करोगे तो आपको ख़त्म कर देंगे। तो ये डेस्ट्रॉयर है। एक और भगवान आते थे पूषण, ये शूद्रों के देवता मानते थे। यहाँ पे शूद्रों के देवता या जानवरों या पशुओं के देवता भी यहाँ पे इनको पूषण को माना जाता था, जानवरों और देवता के। यहाँ पे कुछ यज्ञ जो है वो आ जाते थे। तो यहाँ पे जो यज्ञ आते थे उसमें आप देख सकते हैं कि राजसूय यज्ञ बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। ये इसका मतलब होता था कि ये जो भी यज्ञ करता था राजसूय यज्ञ, उसको मानता था दिव्य शक्ति का मालिक बनने के लिए ये राजसूय यज्ञ कर रहा है। तो इस सेशन में इतना ही। इसका मतलब कि आपका जो ऋग्वैदिक एज है, वैदिक एज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट वो हमने देख चुके हैं। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।